तो नमस्कार, आप सबका द गाइड बाबा चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। एक प्रीवियस वीडियो हमने बनाई थी गौतम बुद्धा यूनिवर्सिटी में, जो असिस्टेंट प्रोफेसर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जिसमें कि आपको 57,700 पर मंथ की सैलरी मिलेगी विथ एक्सपीरियंस। वो वीडियो बहुत ही वायरल हुई। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे अपनी क्वेरीज उसमें कमेंट बॉक्स में दिए, और उसमें एक हैं देव सिंह ठाकुर। उनका एक क्वेश्चन था कि इसमें एपीआई काउंट कैसे होता है। साथियों, इसलिए उनके रिक्वेस्ट पर यह वीडियो बन रही है, देव ठाकुर जी के। और तो इसमें हम जानते हैं, यह देखेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक भारत का राजपत्र है, इसमें प्रमोशन के लिए हायर एजुकेशन में जो शिक्षक हैं उनका प्रमोशन कैसे होता है, उसके बारे में ये बात है। लेकिन हमारा मेन चीज़ है जो हमें जानना है, इनिशियल लेवल पर असिस्टेंट प्रोफेसर पर आप किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो जीबीयू हो, चाहे डीयू हो, चाहे इग्नू हो, चाहे जेएनयू हो, चाहे बीएचयू हो, या किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी इंडिया के कॉलेज में जब आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर जो सिलेक्शन प्रोसेस है दो तरह से होता है। कई सारे स्टेट्स गवर्नमेंट्स में जो सिलेक्शन है वह वहाँ का कोई कमीशन होता है, हायर एजुकेशन कमीशन, या वहाँ का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता है, उसके थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स का एग्ज़ाम और इंटरव्यू लेकर के सिलेक्शन होता है। आलमोस्ट ऑफ दी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट्स में बहुत जगह ये प्रोविज़न है कॉलेजेस में। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट्स की भी जो बहुत सारे स्टेट्स में जो कैंपस होते हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पर एपीआई बेस्ड इंटरव्यू होता है। एपीआई से शॉर्ट लिस्टिंग, फिर उसके बाद इंटरव्यू और सिलेक्शन। और जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एपीआई के बेस पर ही शॉर्ट लिस्टिंग और फिर इंटरव्यू के बेस पर सिलेक्शन। कहीं कहीं बीच बीच में आपको एस्से लिखवाते हैं, वो केवल शॉर्ट लिस्टिंग का ही क्राइटेरिया होता है। खैर, उसको मानते हैं कि वो कई जगह जैसे डीयू में काम करवाने लगे हैं अब, और फिर प्रेजेंटेशन करवाते हैं और फिर इंटरव्यू होता है। लेकिन जो शॉर्ट लिस्टिंग का जो क्राइटेरिया है इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, जहाँ पर एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स के बेसिस पर होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए यूनिवर्सिटी में, कॉलेज नहीं, ये यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी कैंपस। जैसे जीबीयू का जो कैंपस है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, अगर जेएनयू की बात करेंगे या इग्नू की बात करेंगे या बीएचयू के कैंपस की बात करेंगे, उनके कॉलेजेस की नहीं, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया होता है इसको हम जानते हैं। इसमें आपका ग्रेजुएशन से लेकर के जितना मार्क्स है, और अभी तक पीएचडी कर लिए, पब्लिकेशन कर लिए, नेशनल अवार्ड या इंटरनेशनल अवार्ड है या स्टेट का कोई अवार्ड है, वहाँ तक के मार्क्स आपके काउंट होते हैं। तो इसको देखिए एपीआई कैसे बनता है। ग्रेजुएशन में अगर आपका मार्क्स 80% या इससे एबव है तो आपका एपीआई आउट ऑफ 100 बनता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो आउट ऑफ 100 15 पॉइंट्स मिल जाएगा। अगर 60% या इससे ऊपर है प्लस 80% से नीचे है, तब आपको 13 पॉइंट मिलेगा। और अगर 55 से एबव एंड 60 से नीचे है, लेस है, तो 10, एंड 45 से 55 तक तो 5। ये है क्राइटेरिया ग्रेजुएशन में एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। आउट ऑफ 100 जो मार्क्स मिलना है उसका, ये आपके ग्रेजुएशन के मार्क्स पर। वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन जिस भी आप सब्जेक्ट में किए हो उससे कोई मतलब नहीं है। 80 एंड एबव 25, 60 टू 80 23, और 50 टू 55 जो मार्क्स हैं, 50% इन केस ऑफ SC ST OBC, टू लेस देन 60%, ये होता है 20। अगर कई सारे लोगों का सवाल होता है कि अगर इससे भी कम है तब क्या होगा। इससे कम होने पर आप एलिजिबल ही नहीं होते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। पोस्ट ग्रेजुएशन में जिनका 50% भी मार्क्स ना हो, इससे भी 55% भी मार्क्स ना हो, इससे भी कम हो, तो बहुत सारी ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप एलिजिबल ही नहीं होते, है ना, या उसके मार्क्स आपको जुड़ते ही नहीं हैं। या जो ये 20 है तो यहाँ पर कई सारी यूनिवर्सिटीज इसको रियायत दे देती हैं, आपको रिलैक्सेशन दे करके उसमें आपको 15 मार्क्स या 12 मार्क्स 13 मार्क्स का क्राइटेरिया डाल देती हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा। अब पहले एमफिल होता था 2022 से, अब एमफिल नहीं होता। तो एमफिल जिन्होंने कर रखा है
उनका मार्क्स 60% या एबव है 7.55 टू लेस देन 65 पॉइंट। ठीक है। अब पीएचडी के पॉइंट है 30। एक चीज़ इसमें ध्यान रखिएगा, जिनका पीएचडी हो चुका है, ठीक है, यानी पीएचडी और एमफिल यानी दोनों ये रिसर्च डिग्री है, तो रिसर्च डिग्री का मैक्सिमम पॉइंट जो है वो 30 ही है। तो अगर आपकी अभी एमफिल कंप्लीट हो गई है बट पीएचडी नहीं कंप्लीटेड है, तब तो आपके एमफिल के पॉइंट्स जुड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपका पीएचडी कंप्लीट हो जाएगा, एमफिल का जो पॉइंट है उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ओनली ऑन द बेसिस ऑफ पीएचडी यू विल गेट द 30% मार्क्स। एंड रिमेंबर, इन पीएचडी देयर इज नो मार्क्स नो रिजल्ट एज अ परसेंटेज, जस्ट यू गेट द अवार्ड। तो यहाँ पर मार्क्स नहीं होता कि पीएचडी में इतने परसेंट आपके मार्क्स आए। ठीक है। इसके बाद नेट विथ जेआरएफ है, यानी कि जेआरएफ है आपका तो 7 पॉइंट्स, ओनली नेट है तो 5 पॉइंट्स, एंड ओनली पीएचडी है जैसे अभी होने लगा है, उसका कोई पॉइंट नहीं होता है, वो केवल आपको पीएचडी एडमिशन के लिए वैलिड होता है। अच्छा, स्टेट गवर्नमेंट में कई जगह स्टेट गवर्नमेंट्स की जॉब में जो यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ पर स्लेट होता है या सेट होता है तो उसका 3 पॉइंट्स। ये सेट या स्लेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब में या कॉलेजेस में या कैंपस में आप अप्लाई नहीं कर सकते, उसके लिए नेट होना कंपलसरी है, जो नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको कि यूजीसी एनटीए लेता है। अब बात है रिसर्च पब्लिकेशंस की। इसको ध्यान रखना है कि यूजीसी केयर लिस्टेड या पीयर रिव्यूड। यूजीसी केयर लिस्टेड में 2 चीज़ें आती हैं, एक तो यूजीसी का और दूसरा जो है यूजीसी में ही जो स्कोपस इंडेक्स है वो भी। ऐसे और भी बहुत सारे जर्नल्स होते हैं, सेज के बहुत सारे जर्नल हैं, वेब ऑफ साइंस के हैं, स्प्रिंगर नेचर के हैं, तो उन सबको भी ये काउंट करता है। अब चूँकि फरवरी 2025 से केयर लिस्टेड जो जर्नल है वो डिसकंटिन्यू हो गए हैं, तो अभी तक जो रेफरेंस लिया जाता है केयर लिस्ट का वही पीछे वाले लेटेस्ट फरवरी 2025 तक जो जर्नल थे उनको ही काउंट किया जाता है यूजीसी केयर लिस्ट में। तो कोशिश करें कि जब आप पब्लिकेशन करवाएं तो उन्हीं जर्नल्स में करवाएं तो अच्छा रहेगा। इसमें मैक्सिमम पॉइंट हैं 10। तो 10 का मतलब कि आपके 5 पेपर होने चाहिए तो आपके पूरे 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि एक पेपर का आपको मिलता है 2 पॉइंट्स, इसको ध्यान रखना है। इसके साथ साथ टीचिंग एक्सपीरियंस भी वहीं मिलेगा जहाँ पर आपने विथ पे स्केल पढ़ाया है, जैसे कि जीबीयू में है, जीबीयू में पे स्केल आपको दे रहा है तो यहाँ पर आपका 1 ईयर का आपको 2 पॉइंट्स मिलेगा। अगर आप पीडीएफ कर चुके हैं, चाहे आईसीएसआर का हो, चाहे वो यूजीसी का हो, चाहे डीबीटी का हो, चाहे वो आपकी जूलॉजी में हो, बॉटनी में हो, फिजिक्स में हो, किसी में भी हो, इसको आप ध्यान रखिए। ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास कोई अवार्ड है, अवार्ड में 3 तरह के अवार्ड्स होते हैं, नेशनल हो सकता है, इंटरनेशनल हो सकता है और स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नेशनल इंटरनेशनल में 3 पॉइंट मिलेगा आपको, इसको ध्यान रखना है। ठीक है। और वो अवार्ड किसी भी कैटेगरी कोई अगर जो एनजीओ है वो दे देता है तो उससे नहीं होगा, वो होना चाहिए इंटरनेशनल कोई ऑर्गेनाइजेशन है, रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिकॉग्नाइज्ड नेशनल लेवल कोई बॉडीज हो तब होगा। छोटे मोटे कोई एनजीओ कोई इंस्टीट्यूशन दे देता है तो उससे नहीं होगा, कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के अवार्ड से नहीं होगा। स्टेट गवर्नमेंट का रहेगा तो 2 पॉइंट। ये सारे मिला करके जो बनते हैं आप देखेंगे कि 100 पॉइंट ये बन जाते हैं। ठीक है। तो इनके बेसिस पर आपका जो है शॉर्ट लिस्टिंग होती है, और कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में तो ऐसा भी होता है जो स्टेट गवर्नमेंट की हैं कि इन शॉर्ट लिस्टिंग को फाइनल मेरिट लिस्ट में भी ऐड करते हैं। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये था आपका पूरा का पूरा जो है कैंपसेस के लिए, जैसे अभी जीबीयू का आया है। अब बात है अगर कैंपस ना होकर के कॉलेजेज हो तब क्या होगा। जैसे दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेज हैं उनमें अपॉइंटमेंट पिछले 5-6 सालों से खूब चल रहे हैं, अभी रुका हुआ है, फिर से आने वाला है। तो उसमें कैसे अपॉइंटमेंट होते हैं, उनमें शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होती है, इसको ध्यान रखना है। ये कॉलेजेस के लिए है। कॉलेजेस में आप देखेंगे तो ग्रेजुएशन का 80% एंड एबव, इसके लिए आपका जो पॉइंट है वह 21 है। ठीक है। एंड 60 to 80 19, 55 to 60 16, 45 to 55, लेस देन 55 10 पॉइंट्स। वैसे ही पोस्ट ग्रेजुएशन का ये आप देख रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग रहता है। एक बात बहुत ध्यान रखना है आपको कि ये जितना क्राइटेरिया है यह हर एक सब्जेक्ट के लिए है, यह केवल सोशल साइंस या ह्यूमैनिटीज़ के लिए नहीं, यह पूरे साइंस,
टेक किसी में भी जगह आप जाते हैं, टेक वाला तो नहीं लेकिन साइंस और सोशल साइंस का पूरा जो भी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या कॉलेजेज हैं वहाँ पर जो शॉर्ट लिस्टिंग प्रोसीजर है वह इसी के बेस पर होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर सब्जेक्ट। इस बात को ध्यान रखिएगा। वैसे ही एमफिल का यहाँ पर भी 7 पॉइंट है, पीएचडी का कॉलेजेस के लिए 25 पॉइंट्स है, जब कैंपस के लिए 30 पॉइंट था। नेट जेआरएफ के लिए 10 पॉइंट, ओनली नेट के लिए 8 पॉइंट, नेट स्लेट का 5 पॉइंट अगर स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी कॉलेज होगा तब, अदरवाइज आपका सेंट्रल में तो ये काउंट ही नहीं होता है। पब्लिकेशन का यहाँ पर ओनली 6 पॉइंट है, इसको ध्यान रखिए। फॉर द पब्लिकेशंस ओनली देयर आर 6 पॉइंट्स, इट मीन्स कि आपको केवल 3 पेपर्स ही इनफ हैं। फिर वैसे एक्सपीरियंस का 10 पॉइंट है, इसमें अगर आप 5 साल पढ़ाए होंगे तब जगह आपको 10 पॉइंट्स मिलेगा विथ पे स्केल। तो वर्तमान में जो पूरे आप दिल्ली एनसीआर की यूनिवर्सिटीज देखेंगे तो कोई भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऐसा नहीं कर रही है। वन एंड ओनली एक जीबीयू ऐसी गौतम बुद्धा जो कि यूपी गवर्नमेंट की स्टेट यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर यह फॉर्म आया हुआ है जिसका कि आप कहीं भी आगे अप्लाई करेंगे तो एक्सपीरियंस के साथ आपको उसका पॉइंट मिलेगा। लेकिन अभी डीयू में केवल गेस्ट फैकल्टी के अपॉइंटमेंट चलते हैं, अगर परमानेंट नहीं हो रहे हैं तो एडहॉक सिस्टम खत्म हो चुका है, तो वहाँ से भी आपको कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिलता, केवल आपको सैलरी मिलती है। ऐसे ही अवार्ड का वही नेशनल और इंटरनेशनल है या स्टेट का है तो इसके अकॉर्डिंग आपको पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, ये सारे मिला करके आपके बन जाते हैं पूरे 100 पॉइंट्स। तो इसके बेसिस पर आपके कॉलेजेस में शॉर्ट लिस्टिंग होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखें। अब मेरा आगे सजेशन होगा कि आप क्या करें कि आपके जितने भी पॉइंट्स हैं, कोई एक्सपीरियंस नहीं है कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे लोग स्टार्ट तो कहीं ना कहीं से करना ही होता है, तो जब आपके पास कभी तो एक्सपीरियंस आएगा तभी तो आप स्टार्ट करेंगे ना। ठीक है, तो स्टार्ट करने के लिए आपको ये चीज़ कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना ही होगा, तो आप ज़रूर करें, फॉर्म अप्लाई करें, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, इंटरव्यू दें, सिलेक्शन हो जाता है तो आप पढ़ाएं तो आपको एक्सपीरियंस मिलने लगेगा। लेकिन जो पब्लिकेशन वाली बात है इसको आपको बिल्कुल करना चाहिए। और एक मेरा सुझाव रहा कि इफ़ यू वांट टू गो इन हायर एजुकेशन इन इंडिया और अब्रॉड तो यू मस्ट फोकस ऑन टू इनरोल योर सेल्फ इन पीएचडी। पीएचडी बहुत ज़रूरी है, बहुत कंपलसरी है अगर हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं तो। विथ दैट यू मस्ट फोकस ऑन पब्लिश योर ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक रिसर्च पेपर इन ऑथेंटिक रिसर्च जर्नल। यह भी आज का चैलेंज है, बहुत सारे क्लोन्ड या फर्जी जर्नल चल रहे हैं, तो आप उस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे कि आप जर्नल को कैसे क्लैरिफाई करें कि जर्नल जो है वह ऑथेंटिक है, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे अगले वीडियो में कभी। ठीक है, तो अभी ये काम आप ज़रूर करें, पेपर कैसे लिखते हैं, कैसे पब्लिश करवाते हैं, इसकी वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएगा बहुत जल्द ही। तो ये थी पूरी क्राइटेरिया, पूरा सिस्टम, इसको आप फॉलोअप करें, फॉर्म को अप्लाई कर दें, आप इसके बेसिस पर अपना पूरा का पूरा अपना एपीआई आप काउंट कर सकते हैं। अब कोई भी डाउट है ज़रूर कमेंट करें, आपका डाउट को ज़रूर क्लियर किया जाएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले आप सबसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप तक अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें, ताकि इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है और यह जानकारी ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचती है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि किसी का हेल्प हो रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम। चलो भाई।